हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज का नया और वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक एम्पियर के परपतीय नियम का दूसरा अनुप्रयोग। यह परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, जिसका नाम है परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे, परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसकी सहायता से ज्ञात करना है? एम्पियर के परपतीय नियम की सहायता से। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि परिनालिका किसे कहते हैं। इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले हम एक आधार लेते हैं जो एक बेलन के आकार का होता है। मतलब यहाँ पर हम एक बेलनाकार आधार लेते हैं जो विद्युत रोधी होता है। विद्युत रोधी क्यों लेते हैं? क्योंकि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न ना हो, इसीलिए इसे विद्युत रोधी लिया जाता है। फिर क्या लेते हैं, यहाँ पर कुछ तांबे की तारों को पास पास लपेट दिया जाता है, कुछ इस प्रकार। इस प्रकार की बन जाती है। मतलब ये एक स्प्रिंग के आकार की बन जाती है, जिसे हम कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम कुंडली कहते हैं। फिर से समझेंगे। सबसे पहले तो हम एक आधार लेते हैं जो एक बेलनाकार होता है। अगर ये मार्कर है तो इसको भी हम एक आधार बना सकते हैं। मतलब ये भी एक बेलनाकार है तो इसको भी हम आधार मान सकते हैं। अगर हम इसके पास पास पतले तांबे के तारों को पास लपेट दें तो ये भी एक कुंडली का निर्माण करेंगे। जैसे कि मान के चलेंगे, ये क्या एक आधार है, बेलनाकार है। अगर हम ये तांबे का तार है, इसको हम पास लपेट दें तो इससे जो बनेगा वो कुंडली होगी। क्या होगी? ये बनेगा, जो कुंडली बन जाएगी। यहाँ पर ये क्लियर है, ये क्या बन जाएगा? ये एक कुंडली बन जाएगी। अब इस कुंडली की मेन कहानी क्या होती है कि जब हम इस कुंडली को किसी सेल या बैटरी से जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं? किसी सेल या बैटरी से जोड़ते हैं, तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। जब इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है तो इसका एक सिरा नॉर्थ और दूसरा सिरा साउथ बन जाता है। यानी कि ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। ये एक क्षण चुंबक है, इसका एक सिरा नॉर्थ और दूसरा सिरा क्या हो जाता है? साउथ हो जाता है। तो ये एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। तब इस परिनालिका के अंदर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया है, हेडिंग बनाई है, परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। एक बार फिर से समझेंगे। जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? एक सिरा नॉर्थ और दूसरा सिरा साउथ बन जाता है। यानी कि ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, क्षण चुंबक की भांति। ये कुंडली एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। इसका मतलब क्या है? इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तब हमें इस कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। किसके आधार पर करनी है? एम्पियर के नियम के आधार पर। इसीलिए हमने यहाँ पर हेडिंग बनाई है, धारावाही कुंडली के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक आधार लिया था, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर भी एक आधार लेंगे। क्या लेंगे? एक आधार लेंगे। तो मान के चलेंगे, ये हमने एक आधार ले लिया। क्लियर? अब हमने इसमें धारा प्रवाहित की, तो इसमें पहले तो हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते थे, लेकिन अब हम यहाँ पर धारा की दिशा देखेंगे। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर धारा हमसे दूर जा रही है, यानी कि मान के चलेंगे कि धारा को हम एक तीर से प्रदर्शित करते हैं। अगर तीर हमसे दूर जा रहा है तो हमें इसका पिछला हिस्सा दिखाई देता है। मतलब इस प्रकार का दिखाई देता है। मतलब धारा या चुंबकीय क्षेत्र हमसे दूर जा रहा है तो उसे हम क्रॉस से प्रदर्शित करेंगे। अगर धारा हमारे पास आ रही है, यानी कि हमारी ओर आ रही है, तो हमें उसका आगे वाला हिस्सा दिखाई देगा। मतलब ये नोक दिखाई देगी, जो एक डॉट के आकार की होगी। इसका मतलब ये है कि अगर धारा हमारी ओर आ रही है तो उसको हम डॉट से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है?
तो यहाँ पर देखेंगे जब हम इस चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे कि मान के चलेंगे ये तार है हमारा, जब हमने इसमें कुंडली बनाई तो इसमें धारा प्रवाहित की, जब इसमें धारा प्रवाहित की तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये है, ये हमारी तरफ आएगी, यहाँ से धारा, यहाँ से कैसी होगी, यहाँ से हमारी तरफ आएगी धारा। तो इस कंडीशन में धारा इस तरफ आ रही है और यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है, यहाँ से क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रही है, ऊपर से हमारी ओर आ रही है। जैसे कि नीचे से तार जाएगा, नीचे से तार जाएगा ऊपर की ओर आ रही है, क्योंकि ऊपर से हमारी ओर आ रही है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये तार ये अंदर की तरफ आते हुए ऊपर की ओर जा रहा है, फिर नीचे से ऊपर की ओर। यहाँ से जो विद्युत धारा की दिशा होगी हमारी तरफ होगी, तो यहाँ पर तो हम लिख देंगे डॉट, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं, यहाँ पर जो विद्युत धारा की दिशा है वो हमारी तरफ है। क्लियर है? और यहाँ पर जो विद्युत धारा की दिशा है वो हमसे दूर जा रही है, यहाँ से, यानी कि यहाँ से तो हमारी तरफ आ रही है, फिर घूमकर इससे दूर जा रही है। तो यहाँ पर जो विद्युत धारा की दिशा होगी वो क्रॉस लेंगे हम, क्योंकि ये अंदर की ओर जा रही है। एक बार फिर से देखेंगे, मान के चलेंगे ये कोई चालक तार है हमारा और ये क्या है, आधार है। जब हमने इसमें इस कुंडली को लपेटा और हमने इसमें धारा प्रवाहित की, तो ये धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से ऐसे जाएगी, यानी कि हमारी तरफ आ रही है यहाँ से, तो इसको तो हमने डॉट बना दिया। और नीचे से देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से अंदर की ओर जा रही है, क्योंकि धारा यहाँ से जाएगी ऐसे, तो यहाँ पर देखेंगे तो अंदर की तरफ जा रही है, तो अंदर के लिए क्या लेते हैं, क्रॉस लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्रॉस लगा दिया। और जितने भी बिंदु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो विद्युत धारा की दिशा होगी वो होगी क्रॉस। क्लियर है? ये तो हमने धारा की दिशा को बता दिया कि धारा की दिशा किधर है, लेकिन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करेंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, अगर हम धारा की दिशा में अंगूठा करें तो क्या कहता है, हमारी मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अब यहाँ पर अंगूठा तो मोड़ नहीं सकता है, तो हम कह सकते हैं अगर धारा की दिशा में उंगलियां करें तो अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। जिस प्रकार धारा की दिशा में अंगूठा करने पर मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, ठीक उसी प्रकार अगर धारा की दिशा में उंगलियां कर दें तो अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर चालक तार जा रहा है वो अंदर होकर इधर आ रहा है, मतलब धारा की दिशा में अगर हम उंगलियां करें, इस तरफ जा रही है, धारा की दिशा में अगर हम उंगलियां करें तो अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। इसका मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है। एक बार फिर से समझेंगे हम यहाँ पे कि अगर धारा की दिशा में उंगलियां करें, उंगलियां तो मुड़ सकती हैं, यहाँ पर अंगूठा तो नहीं मुड़ सकता है, लेकिन उंगलियां मुड़ सकती हैं, क्योंकि चालक तार इसी प्रकार आ रहा है। जो हमारा चालक तार है, तांबे का तार है, वो इस प्रकार मुड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा हमारा नहीं मुड़ सकता है, लेकिन उंगलियां इस प्रकार मुड़ सकती हैं। तो धारा की दिशा में अगर हम उंगलियां करें तो अंगूठा क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस दिशा में होगी। क्लियर है? अब हमें इस कुंडली के अंदर ही क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यहाँ पर भी ये एक कुंडली ही बन गई, इसको हमने बड़ा कर दिया है बस। इसके अंदर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार ज्ञात करेंगे, हम करेंगे एम्पियर के नियम के आधार पर। जिस प्रकार गॉस का नियम एक बंद लूप पर आधारित है, ठीक उसी प्रकार एम्पियर का नियम भी एक बंद लूप पर ही आधारित है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम एक बंद लूप की कल्पना करेंगे। तो मान के चलेंगे ये है हमारा कोई बंद लूप, जिसको हमने P, Q, R और S नाम दिया है। यहाँ से P से Q की जो लंबाई है वो है L। क्लियर है? यहाँ पर बंद लूप P,
क्यू आर और एस की कल्पना करते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि एम्पियर का नियम बंद लूप पर ही आधारित है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, माना एक बंद परिपथ पी क्यू आर एस है। क्या लिखेंगे? माना कोई बंद परिपथ पी क्यू आर और एस है जिसकी पी क्यू भुजा परिनालिका के भीतर तथा आर एस भुजा परिनालिका के बाहर स्थित है। परिनालिका के बाहर स्थित है। तब हम लिख सकते हैं बंद परिपथ पी क्यू आर एस के अनुदिश रेखीय समाकलन। बंद परिपथ पी क्यू आर एस के अनुदिश रेखीय समाकलन इसका हम रेखीय समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये करेंगे पी क्यू आर एस के अनुदिश बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर क्या होता है? म्यू नॉट आई होता है। कितना होता है? म्यू नॉट आई होता है। या फिर हम इसे सिग्मा आई भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुल धारा होती है यहाँ पर। क्लियर है? अब हम इसको चार अलग अलग भागों में तोड़ लेंगे। पी क्यू आर एस को चार अलग अलग भागों में तोड़ लेंगे। पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी। इसको हम चार अलग अलग भागों में तोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, सबसे पहले तो लिखेंगे बी डी एल कहाँ से कहाँ तक है? पी से क्यू तक। तो लिखेंगे पी से क्यू तक प्लस बी इंटू डी एल कहाँ से कहाँ तक है? ये है हमारा क्यू से आर तक। तो लिखेंगे क्यू से आर तक प्लस बी इंटू डी एल कहाँ से कहाँ तक है? आर से एस तक प्लस अब कहाँ से कहाँ तक है? एस से आर तक। बी इंटू डी एल कहाँ से? एस से लेकर बराबर कितना है? म्यू नॉट आई। क्लियर है? अब यहाँ पर इसको अगर हम खोलें तो ये हो जाएगा पी से लेकर क्यू तक बी डी एल कॉस थीटा प्लस क्यू से लेकर आर तक बी डी एल कॉस थीटा प्लस आर से लेकर एस तक बी डी एल कॉस थीटा प्लस एस से लेकर पी तक बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू उतना है म्यू नॉट आई। अब यहाँ पर प्रत्येक पर हम कोण ज्ञात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो इधर है और यहाँ पर अगर हम एक अल्पांश ले लें तो इस अल्पांश की दिशा भी इसी दिशा में है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तो कोण हो गया जीरो। अगर हम यहाँ पर एक अल्पांश ले लें तो इसकी दिशा ऊपर की तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 अंश का बनेगा। और यहाँ पर तो चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर अल्पांश लें तो यहाँ पर अल्पांश की दिशा नीचे की तरफ है, तो ये कोण होगा, ये कितने का होगा? 90 अंश का होगा। तो अगर हम प्रत्येक के कोण को यहाँ पर रखें तो ये हो जाएगा P से लेकर Q तक बी डी एल कॉस थीटा कितना है यहाँ सर? P से लेकर Q तक थीटा है 0 अंश,
तो यहाँ पर लिखेंगे कोण कितना है 0 अंश प्लस Q से लेकर R तक B DL कॉस, यहाँ पर जो कोण है Q से लेकर R तक कितना है 90 अंश है, तो यहाँ पर लिखेंगे 90 अंश प्लस R से लेकर S तक, B का मान कितना है R से लेकर S तक, चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है यहाँ पर, तो ये B का मान ही 0 है, तो कोण से तो मतलब ही नहीं है, कॉस कितना भी हो थीटा लिख सकते हैं प्लस S से लेकर P तक, S से लेकर P तक B DL कॉस, यहाँ पर S से लेकर P तक कोण कितना है 90 अंश है। क्लियर है। और हम जानते हैं कि cos 0 का मान होता है 1 और cos 90 का मान होता है 0। तो यहाँ पर देखेंगे P से लेकर Q तक B DL और cos 0 का मान होता है 1, तो इसका तो मान हो गया 1। अब यहाँ पर cos 90 का मान होता है 0, तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0 प्लस, चूँकि ये 0 है चुंबकीय क्षेत्र 0 हो तो सब कुछ 0 होगा यहाँ पर, प्लस cos 90 का मान कितना होता है 0 बराबर कितना है म्यू नॉट I, तो यहाँ पर लिख सकते हैं म्यू नॉट I। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया समाकलन P से लेकर Q तक B DL बराबर म्यू नॉट I। तो यहाँ पर जब हम DL का समाकलन करेंगे तो मान के चलेंगे ये कितना है DL है, तो अगर हम इसको भी DL में तोड़ लें, ये भी DL हो जाएगा, ये भी DL, ये भी DL, सब कुछ DL बन जाएगा, तो DL प्लस DL प्लस DL क्या बन जाएगा एक भुजा बना देगी जो L लंबाई की है। इसका मतलब ये है कि DL बराबर क्या होगा L। क्लियर है। तो ये हो जाएगा BL बराबर कितना हो जाएगा म्यू नॉट I हो जाएगी। और यहाँ पर अगर हम I को देखें तो I क्या है कुल धारा है, क्या है कुल धारा, I है हमारी कुल धारा। क्लियर है। अगर हम यहाँ पर देखें कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n हो, एकांक लंबाई में फेरे कितने हों स्मॉल n हो, तब ये हो जाएगा NL। अगर एकांक फेरे में I धारा प्रवाहित हो रही हो, I धारा प्रवाहित हो तो कुल धारा कितनी हो जाएगी INL हो जाएगी। क्या हो जाएगी INL हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि कुल धारा I बराबर क्या होगा NIL। क्लियर है। इसका मतलब ये है कि I के स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं, तो BL इक्वल टू क्या जाएगा म्यू नॉट, तो अपने स्थान पर ही रहेगा, लेकिन I के स्थान पर रखेंगे NIL, और हम L से L को कैंसिल कर देंगे तो B बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट NI। ये हो जाएगा। अगर कुंडली में n फेरे हों तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा म्यू नॉट NI होगा। एक बार फिर से समझेंगे। सर्वप्रथम हमने यहाँ पर परिनालिका को समझा था कि परिनालिका किसे कहते हैं। अगर हम किसी बेलन को आधार मान लें, ये एक बेलन है जिसका व्यास बहुत ही कम हो, उसके ऊपर पतले तांबे के तारों को पास पास लपेटकर एक स्प्रिंग के आकार की कुंडली बना दें तो उसको हम परिनालिका कहते हैं। परिनालिका का एक विशेष गुण होता है कि जब हम इसको किसी बैटरी या सेल से जोड़ दें तो ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है, मतलब एक सिरा नॉर्थ और दूसरा सिरा साउथ बन जाता है। यहाँ पर जब इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो उसके अंदर यानी कि इसके भीतर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, यानी कि परिनालिका के भीतर ही हमें क्या ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हमने ये परिनालिका इस प्रकार बनाई जिसके ऊपर की ओर जो धारा है वो हमारी तरफ आ रही है। जब हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये चालक तार है इसके अंदर होते हुए ऐसे आ रहा है, तो धारा हमारी तरफ आ रही है, उसको हम डॉट से तथा हमसे दूर जा रही है उसको हम क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से अंदर की तरफ तार जाएगा तो हमारी तरफ आएगा, तो यहाँ पर धारा हमारी तरफ आ रही है, और यहाँ से हमसे दूर जा रही है तो यहाँ पर
जो धारा है हमसे दूर जा रही है, तो इसको हम क्रॉस से प्रदर्शित करेंगे। अब चूंकि हमें इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी पता नहीं होगी, तो उसके लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, जब हम धारा की दिशा में उंगलियों को करेंगे तो अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। जिस प्रकार धारा की दिशा में अंगूठा करते हैं तो उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं, ठीक उसी प्रकार धारा की दिशा में अगर हम उंगलियों को करें तो अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी। अब इस कंडीशन में इस कुंडली के अंदर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और हमें पता है कि एम्पियर का परपतिय नियम एक बंद लूप पर ही आधारित है, यानी कि इसके अंदर हमें एक बंद लूप बनाना होगा, जो हमने PQRS एक आयताकार रूप में बना दिया है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमने लिखा है, माना कोई बंद परपथ PQRS है जिसकी PQ भुजा परिनालिका के भीतर तथा RS भुजा परिनालिका के बाहर स्थित है। क्लियर है? तब बंद परपथ PQRS के अनुदिश रेखीय समाकलन, PQRS के अनुदिश रेखीय समाकलन कितना होगा, BdL बराबर μ0I। अगर हम PQRS को अलग अलग भागों में तोड़ लें तो ये हो जाएगा P से Q तक, Q से R तक, R से S तक और S से P तक, बराबर कितना है, μ0I है। अगर हम इनको खोल दें, चूँकि हमें पता है कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर क्या होता है, AB cos थीटा, ठीक उसी प्रकार B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर क्या होगा, BdL cos थीटा। तो इसमें सभी में BdL cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण देखेंगे, चूँकि यहाँ पर हमने यहाँ पर अल्पांश माना था जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही, तो यहाँ पर कोण कितना है, 0। चुंबकीय क्षेत्र के लंब बताइए, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र इधर है, यहाँ पर अल्पांश मानेंगे जिसकी दिशा ऊपर की तरफ है, तो कोण कितना है, 90 अंश हो गया। यहाँ पर तो चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा 90 अंश है, तो यहाँ पर प्रत्येक में कोण का मान रख देंगे और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्या रख देंगे, R से S तक, R से S तक कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। तो cos 90 का मान 0, ये तो पूरा 0 ही हो गया, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है, तो धारा क्या होगी, यहाँ पर भी cos थीटा का कितना है, 90 अंश है, और 90 cos 90 का मान कितना होता है, 0, तो ये पूरा 0 हो गया, ये बचेगा। अब इसका समाकलन करेंगे तो B तो कांस्टेंट है, P से Q तक का करेंगे। अगर हमने ये अल्पांश माना है और प्रत्येक को अल्पांश मान लें तो ये एक P की भुजा की कल्पना करेंगे, यानी कि P की भुजा को बनाएंगे जिसकी लंबाई कितनी है, L है, तो इसको हम L लिख देंगे, बराबर कितना है, μ0I। और I क्या है यहाँ पर, इससे गुजरने वाली कुल धारा कितनी है, इसमें गुजरने वाली कुल धारा है। अगर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, एकांक लंबाई में, यहाँ पर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, n है, तो L लंबाई में कितनी होगी, NL, तो यहाँ पर लिखेंगे NL। अगर एकांक लंबाई में प्रवाहित धारा I है तो L लंबाई में प्रवाहित धारा कितनी होगी, INL, यानी कि कुल धारा कितनी हो गई, NIL। इसका मतलब ये है कि I के स्थान पर क्या रखेंगे, NIL रखेंगे और L से L को कैंसिल कर देंगे, जो बचेगा वही है हमारा परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यही है एम्पियर का द्वितीय अनुप्रयोग। और अगर हम कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि यह लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, मतलब यह चालक तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है।